हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा ये एटम चैप्टर की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने कवर किया था 1 मार्क और 2 मार्क वाले क्वेश्चन। इसमें हम कवर करेंगे बेटा 3 और 5 मार्क्स के जो भी अब तक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं एटम चैप्टर से, वो हम सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा 3 मार्क में पहला क्वेश्चन है, स्टेट बोर्स पोस्टुलेट टू एक्सप्लेन स्टेबल ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो बेटा बोर्स का जो पोस्टुलेट है जो केवल क्या बताता है, स्टेबल ऑर्बिट के बारे में ना, वो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम वाला, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये क्या बोलता है कि भाई जिन इलेक्ट्रॉन्स की जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2 के मल्टीपल में होगी, वो ही आपके स्टेबल ऑर्बिट में मूव करेंगे, वरना इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें आप कि एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2, इसे बोलते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आगे क्या लिखा है, प्रूव दैट द स्पीड विद विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। बोल रहा है आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो वेलोसिटी है जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो क्या होता है 1/n टाइम्स होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे ना। या तो मैं बोलो इन्वर्सली होती है n पे, या बोलो बेटा डायरेक्टली होती है किस पे, 1/n पे। देखो इसे डेरिवेशन कर लेते हैं। ये इस चैप्टर में बेसिकली मैंने आपको पहले बता रखे हैं बेटा 4 डेरिवेशन है। एक तो रेडियस वाला है बच्चे, एक है वेलोसिटी वाला, एक है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी वाला, मतलब बेसिकली एनर्जी वाला, और एक है टाइम पीरियड वाला। ठीक है, ये 4 डेरिवेशन है इस चैप्टर के अंदर केवल, जिनमें से एक डेरिवेशन चांस रहता है कि हर साल आ जाती है। चलिए शुरू करते हैं। देखो आपको बताया बेटा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है r रेडियस की। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है Z/e। अब आपको पता है कि बिना सेंटीमीटर फोर्स के बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगा। तो सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है mv²/r, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन देगा सेंटीमीटर फोर्स, जो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कूलम्बिक फोर्स काम कर रहा है, वहां से हमें क्या मिलेगा, सेंटीमीटर फोर्स मिलेगा। तो सेंटीमीटर फोर्स तो बेटा हमारा ये हो गया mv²/r, विच इज इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये होता है आपका कोलम्बिक फोर्स, विच इज इक्वल टू के तो हो गया हमारा कांस्टेंट, Q1 क्या है बेटा Z/E, Q2 क्या हो गया हमारा E हो गया, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लो फटाफट से, तो mv²/r इक्वल टू आ गया बच्चे के Z/E²/r²। एक r से r कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो बेटा ये आ गया हमारे पास mv² इक्वल टू के Z/E²/r। यहाँ से हम r निकाल लेते हैं, ये आ गया बेटा मेरे पास kZe²/mv², इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमें निकालना है वेलोसिटी, तो हम क्या काम करते हैं, जो कंजर्वेशन का अभी पीछे मैंने बताया था क्वांटाइजेशन वाला एंगुलर मोमेंटम का जो पोस्टुलेट है उसे यूज करते हैं यहाँ पे, यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो बेटा आपको एग्जाम में टू द पॉइंट ऐसे ही डराइव करके आना जैसे मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज एग्जामिनर फुल नंबर नहीं देगा। तो L इजकल टू क्या होता है NH/2 और बेटा L आपने 11th में पढ़ा होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है R×P, और P क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो दिस विल बी RmV इजकल टू NH/2। यहाँ से भी आप R निकाल लीजिए, R निकलते बेटा क्या आ जाएगा NH/2 इंटू M इंटू V। ये भी R आ गया मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को क्या करेंगे, कंपेयर कर दीजिए। तो आपके पास कंपेयर करते ही वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये है बेटा kZe²/mv², m से m कैंसिल आउट हुआ, एक v से बेटा v कट गया। अब देखो हमें यहाँ पे क्या बचा NH/2, इधर क्या बचा बेटा kZe²/v। तो हमारे पास v का एक्सप्रेशन आ गया 2 kZe² डिवाइड बाई NH। ये बेटा वेलोसिटी आ गई, और इस एक्सप्रेशन से हम देख के पता लगा सकते हैं आसानी से कि जो वेलोसिटी है वो 1/n पे है इनवर्सली। ठीक है बेटा, यहाँ तक प्रूफ करना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो पूरा 2022 में आया था टर्म 2 में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला 38 क्वेश्चन। ए नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन्स ईच हैविंग 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज अप्रोचिंग शीट ऑफ लेड। लेड का जो एटॉमिक नंबर है हमें गिवन है Z = 82,
और जो उसके पास एनर्जी है वो कितनी है बेटा 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें गिवन है। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है नंबर एक स्पीड। पहली बात तो हमें स्पीड निकालनी है। दूसरी बात डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आर की वैल्यू बतानी है। तो देखो दोनों का ही टू द पॉइंट फॉर्मूला है, आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखो एनर्जी हमें मेगा में गिवन है तो इसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में। तो ये कितना हो जाएगा 4.1 इंटू मेगा 10 की पावर 6 होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन 10 1.6 10 की पावर माइनस का 19। ये हमारे पास इतना जूल एनर्जी आ गई, ये ई आ गई मेरे पास। आपको निकालनी है स्पीड, तो हम काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे 1/2 mv²। देखो एनर्जी इज इक्वल टू आ गया 1/2 mv², v² इज इक्वल टू आ गया बेटा 2e अपॉन में m। सो v आ गया बेटा स्क्वायर रूट के अंदर 2e/m। ठीक है, आप सारी वैल्यूज पुटअप कर दो। e की वैल्यू हमारे पास है ही 4.1 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, सॉरी प्रोटॉन है यहाँ पे गिवन, तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन पुटअप कर देंगे 1.6 10 की पावर माइनस का 27 kg। अब इसका पूरे का स्क्वायर रूट, तो जो ये वैल्यू आएगी आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आप मैं बता देता हूँ क्या आएगी, आप इसे चेक कर सकते हो। इसकी वैल्यू आएगी बेटा 2.8 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। दूसरी बात डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का भी टू द पॉइंट फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या होती है या इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बेटा बता रखा है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या फिर आप जो है प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट में जाके एटम का जो है फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k 2ze² बाई एनर्जी, जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट है वो होता है यहाँ पे। ठीक है, के की वैल्यू बच्चे आपको पता ही है 9 + 10 की पावर 9, 2 इंटू जेड आपको गिवन है 82, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके पास है 1.6 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बेटा एनर्जी, एनर्जी हमारे पास है 4.1 10 की पावर 6 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19। इसे आप बेटा कैलकुलेट करो तो जो ये वैल्यू आएगी बेटा, ये वैल्यू आएगी बच्चे हमारे पास 576 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 16 मीटर। आप इसे चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन 2020 में आया है। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब आपको लैम्बडा निकालना है एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो कौन सा स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड। और पिछली वीडियो में मैंने बेटा आपको बताया था ऑलरेडी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब होता है कि जो n की वैल्यू है वो कितनी है 3 है, क्योंकि एक्साइटेड का मतलब होता है कि ग्राउंड स्टेट से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किसी फर्दर आगे जो उसकी स्टेट है उसमें पहुंच जाता है, उसे बोलते हैं बेटा एक्साइटेशन। एनर्जी जितनी उसको जरूरत पड़ती है या फिर जिस स्टेट में जा रहा है उसे उसे बोलते हैं एक्साइटेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है सेकंड एक्साइटेड, मतलब n की वैल्यू कितनी है 3 है। तो आपको पता है कि एक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड में n²। आप यहाँ से थर्ड वाली स्टेट की एनर्जी निकाल लो, डिवाइड n की वैल्यू बेटा 9 हो जाएगा, ये कट गया यहाँ से। तो आपके पास जो थर्ड वाली स्टेट की एनर्जी आ गई वो आ गई बेटा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि आप ना ये पांचों स्टेट की एनर्जी याद कर लेना कि ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ध्यान रखना। n=1 होगा तो बेटा एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट की माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि n=2 है तो बेटा इसकी एनर्जी हो जाती है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=3 के लिए एनर्जी हो जाएगी बेटा माइनस का 1.5, n=4 के लिए एनर्जी हो जाएगी माइनस का 0.8 और n=5 के लिए एनर्जी हो जाएगी बेटा 0.5। ये आप पांचों ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बार बार कैलकुलेट करेंगे इससे बेटर है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें। अब देखो आपके क्वेश्चन क्या गिवन था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है और ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको गिवन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको निकालनी है। तो आप पहले ये निकाल लो कि जो एनर्जी है उसके पास जब वो एक्साइट हुआ है तो टोटल चेंज कितना आया है एनर्जी का।
तो जो चेंज इन एनर्जी आया, क्योंकि एक्साइटेड का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट से किसी भी स्टेट में जाना, तो अब यहाँ कहाँ गया है वो सेकंड एक्साइटेड में गया है। तो बेटा ये हो जाएगा E2 माइनस ई नोट, और उसकी वैल्यू एनर्जी कितनी है हमारे पास, इसकी एनर्जी बेटा माइनस का 1.5 माइनस के साथ माइनस 13.6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 इसे सोल्व कर लेते हैं, माइनस का 1.5 प्लस 13.6, दिस विल बी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके पास इतनी एनर्जी है, इस एनर्जी को लेके आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एच सी बाई लैम्डा आपको पता ही होती है एनर्जी का एक्सप्रेशन, एच की वैल्यू बेटा पता ही है, सी की वैल्यू पता है, ई हमारे पास आ गई है 12.1, आप इजिली यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो यहाँ से लैम्डा आएगा आप चेक करेंगे तो ये लैम्डा आना चाहिए बेटा 1023 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम पता ही होगा 10 की पावर माइनस 10 होता है। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन 2020 में आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन। देखो डी एक्साइटेशन का मतलब होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है अब वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। एक्साइटेशन का मतलब था कि ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, लेकिन डी एक्साइटेशन का मतलब है कि वापस वो कहाँ जा रहा है, निचले अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ठीक है, अब पढ़ो दोबारा से क्वेश्चन को। लिखा है ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन of electron from a state n to the first excited state in the hydrogen atom। इट मीन्स क्या है कि वो nवे स्टेट से आ रहा है, मतलब हमें नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन उसने स्टेट को नाम दे दिया n, और कहाँ आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड में जा रहा है। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब ये कहाँ है, n इक्वल टू 2 है हमारे पास, ध्यान रखना। इरेडिएट ए मेटेलिक कैथोड ऑफ वर्क फंक्शन, देखो यहाँ पे थोड़ा सा यूज आएगा डुअल वाले चैप्टर का। देखो वर्क फंक्शन हमें बेटा गिवन है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता ही है, बेसिकली आप वैल्यू पुट अप कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, पूछा क्या है, विद स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.55 वोल्ट, हमें यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन है। देखो वी नोट की वैल्यू भी गिवन है बेटा हमारे पास 0.55। तो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, पहली बात तो वर्क फंक्शन पता है हमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है और एन की वैल्यू पता है। ठीक है, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट एन, हमें ये निकालना है कि वो कौन से स्टेट से आ रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप पहले एक बात यूज करो, आपने रिडबर्ग की इक्वेशन पढ़ी होगी। रिडबर्ग इक्वेशन क्या बोलती है कि जो भी आपकी लैम्डा है 1 अपॉन लैम्डा वो होता है r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। देखो बेटा r की वैल्यू आपको पता ही है, फिक्स है r की वैल्यू, ध्यान रखना 1.09 10 की पावर 7 होता है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये अपने केमिस्ट्री में या फिर इसकी थ्योरी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, एक फॉर्मूला आपके पास और है कि E इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा होता है। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू मैं पुट अप कर देता हूँ, एस सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं इसको बेटा ऐसे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो बेटा ये आ गया एस सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू डाल देते हैं आर इंटू 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी आ गई। और यहाँ पे अब थोड़ा सा यूज करना है बस आपको डुअल नेचर वाले का, जो आपने पढ़ा होगा आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी, उसने क्या बोला था कि जो हमारी टोटल एनर्जी है वो दो चीजों में काम आती है। एक तो बेटा किसी भी मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के, और दूसरी चीज कि उसको वर्क फंक्शन देने के। तो जो ये एनर्जी है हमारी वो दो चीजों में काम आती है, कौन कौन से में, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने यहीं पे चेंज कर दिया इसको, एनर्जी क्या लिखते हैं बेटा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू एस सी आर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब जो जो वैल्यूज आपके पास पुटअप है फटाफट फटाफट वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे। देखो फाई की वैल्यू आपको गिवन है बेटा, कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये भी आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा ई इंटू वी नोट। ई की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 10 की पावर माइनस 19 इंटू पोटेंशियल हमें गिवन है 0.55 इज इक्वल टू, एच की वैल्यू बेटा पता है हमारे पास 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34, सी की वैल्यू भी जानते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8, रिडबर्ग कांस्टेंट भी बेटा पता है 10 की पावर प्लस का 7, और ब्रैकेट में आ गया बेटा हमारे पास 1 अपॉन n1, n1 तो हमें नहीं पता जो कि हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी n1 बाई n2 होता है ना, हाँ ठीक है बेटा, हमें कहाँ जा रहे हैं n2 से, सॉरी ये बेटा n1 है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर।
अब देखो ये इतना बड़ा थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसे आप सिंप्लीफाई करें तो आपकी जो n की वैल्यू है वो आपको निकल सकती है आसानी से। और ये नियर अबाउट ये 3 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हम इसे लिख देते हैं 4। तो ये बेटा n की वैल्यू कितनी आएगी 4। इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आ रहा है, 4 वाले से 2 वाले ऑर्बिट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 2019 में क्वेश्चन आया था बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द लाइन स्पेक्ट्रा रिप्रेजेंट लाइमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन एटम। देखो मैं यहाँ सबका बना देता हूँ, जो भी आपकी 5 सीरीज होती है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था बेटा कि पांचों सीरीज कौन कौन से रीजन में लाई करती है या फिर वो कैसे बनती है। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप उसे एक बार अच्छे से समझ ले, तभी जाके आपके जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, चलो देखो यहाँ मैं आपके पास वो जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो बना देता हूँ। जो आपका इसका एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम सीरीज है, जो लेवल डायग्राम है, वो देखो कैसे बनता है। यहाँ बेटा n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो n की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 पे एनर्जी कितनी होती है आपके पास, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n इज इक्वल टू 2 ले लो, यहाँ पे कितनी हो गई, माइनस का 3.4। n इज इक्वल टू 3 माइनस का 1.5। n इज इक्वल टू 4 माइनस का 0.8। n इज इक्वल टू 5 0.5। इस तरीके से n की वैल्यू बढ़ाते रहो। जैसे जैसे आप n बढ़ाते रहेंगे एक वैल्यू ऐसे आएगी n की, जब आप n की वैल्यू यदि इन्फिनिटी कर देंगे तो बेटा जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आपके एनर्जी लेवल्स बना दिए मैंने यहाँ पे ना। यहाँ पे आप लिख दीजिए n की वैल्यू 2, n इजकल टू 3, n इजकल टू 4, n इजकल टू 5 अप टू डॉट डॉट ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसमें पूछा था लाइमन और बाल्मर के लिए ना। देखो लाइमन सीरीज आपको मैंने बता रखी है पहले से, लेकिन फिर भी बता देता हूँ एक बार। तो बेटा लाइमन सीरीज क्या होती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन n इजकल टू 1 हो और n2 इजकल टू क्या हो 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। इसका मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जाता हो, 3 से 1 में जाए, 4 से 1 में, मतलब बेस आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट है। तो हायर स्टेट से जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है तो वी कैन कॉल इट लाइमन सीरीज। और बाल्मर क्या होती है बेटा, जब कोई इलेक्ट्रॉन n1 इजकल टू 2 होता है यहाँ पे, और n2 की वैल्यू क्या होती है बेटा 3 4 5 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। जब कोई इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आता हो, 4 से 2 में और 5 से 2 में आता हो, इस सीरीज को हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। दोनों सीरीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। देखो तो पहली बात है बेटा n 2 से 1 में आ गया, 3 से 1 में आ गया, 4 से 1 में आ गया, 5 से 1 में, 6 से 1 में, ये हो गया बेटा लाइमन सीरीज आपके पास। ये रिप्रेजेंटेशन के लिए आप क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे लिख देना देखो यूवी रीजन में लाई करती है लाइमन सीरीज। ठीक है, बाल्मर क्या होती है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं बच्चे। 3 से 2 में आ गया, 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में, ये बेटा किसमें लाइमन, ये वाली है आपकी बाल्मर सीरीज। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इसका डायग्राम बनाइए, एनर्जी लेवल डायग्राम, तो ये ऐसे बनाना था। ठीक है, अगली बात देखो, चला अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या लिखा है, यूजिंग द रीडबर्ग फॉर्मूला फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट द लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। देखो बेटा ये भी मैंने आपको बता रखा है कि लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट कैसे निकालते हैं वेवलेंथ। देखो फिर भी बता देता हूँ एक बार। देखो बेटा लार्जेस्ट वेवलेंथ कब बनेगी, आप एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, E इक्वल टू होता है बेटा hc बाई लैम्डा। ये क्या बोल रहा है, यदि आपका लैम्डा कम होगा तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। यदि आपका लैम्डा ज्यादा होगा तो बेटा एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए ना। अब यहाँ पूछा है इसने लार्जेस्ट लैम्डा, इट मीन्स क्या है कि यदि लैम्डा ज्यादा है इट मीन्स एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए, उसका एनर्जी गैप जो है वो कम होना चाहिए ना। तो एनर्जी गैप कब कब कम होगा, अब किस सीरीज में पूछा है पहले ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ बेटा शायद बाल्मर में पूछा है इसने, इसने पूछा है बाल्मर सीरीज के अंदर। तो बाल्मर में आपको पता है कि जो बेस होता है, लार्जेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, बाल्मर में जो बेस है n की वैल्यू, n1 की वैल्यू 2 होती है और n2 की वैल्यू होती है बेटा 3 4 5 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये होती है। अब जब आपसे पूछा गया है कि एनर्जी गैप मिनिमम हो, तो बेटा मिनिमम एनर्जी गैप कब होता है, जब जस्ट अगले वाले से, मतलब 3 वाले से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 2 में आएगा। तो आप यहाँ पे रेडबर्ग इक्वेशन यूज कर दीजिए, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r
n1 हमारे पास 2 टू द 4 हो गया, -1/3 3 जा 9। इसे आप सिंप्लीफाई करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है बेटा। अब अगले इसी में पूछा था लॉन्गेस्ट के साथ साथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है कि एनर्जी आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए ना। और बेटा एनर्जी मैक्सिमम तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन, ये n की वैल्यू 2 है शुरुआत में बाल्मर के लिए, और n2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी। क्योंकि दोनों के बीच गैप में जो एनर्जी गैप है मैक्सिमम तभी बन पाएगा जब कितना होगा आपका, जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। मतलब फाइनल वाली स्टेज जहाँ E की वैल्यू 0 होनी चाहिए ना। आप यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले पुटअप कर दो, तो 1/λ इक्वल टू r 1/n1 4 -1/infinity 0 हो जाएगा ये तो पूरा, ये टर्म 0, तो 1/λ इक्वल टू r/4, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया बेटा 4/r। इससे आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यह ध्यान रखना किसी भी चीज के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट निकालिए ना। तो आपको ध्यान रखना है यदि आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो आपका जो एनर्जी गैप है वो मैक्सिमम होना चाहिए, उसके लिए आप जो n2 है वो इन्फिनिटी लेंगे। यदि आपका लार्जेस्ट वेवलेंथ है तो आप क्या करेंगे, n2 की वैल्यू जो है वो जस्ट अगले वाली ले लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेट बोर्स पोस्टुलेट टू डिफाइन स्टेबल ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि भाई स्टेबल ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है वो यूज करते हैं यहाँ पे ना। क्वांटाइजेशन वाला एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है, L इक्वल टू NH अपॉन में 2 होता है। यहाँ पे ये लिखना था आपका, डन। अगला क्वेश्चन इसी में पूछूं, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ डज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दीज ऑर्बिट। मतलब डी ब्रोगली ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया। देखो मैं आपको बता देता हूँ इस चीज के बारे में, ये क्या बोल रहे हैं। आपने लैम्डा के बारे में सुना है, लैम्डा क्या होता है बेटा, H/P होता है, और P को हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है बेसिकली, ये होता है लीनियर मोमेंटम। तो मेरे पास H का फॉर्मूला, तो लैम्डा का फॉर्मूला है ही H/P इक्वल टू H/mv ना। एक और फॉर्मूला है जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, 2πr इक्वल टू होता है बेटा n लैम्डा। 2πr क्या है, सर्कमफेरेंस आपकी होती है, ठीक है। लैम्डा आपका क्या है, वेवलेंथ है, n तो आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। लैम्डा की वैल्यू उठा के आप यहाँ से यहाँ पुटअप कर दीजिए, n इंटू ये बन गया बेटा h अपॉन में m इंटू वी, यहाँ पे 2π इंटू आर है। अब देखो यहाँ से एम वी इंटू आर इधर ले जाते हैं और 2π को नीचे ले आते हैं, NH अपॉन में 2π। अब बेटा एम वी इंटू आर क्या होता है, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, इसे हम लिख सकते हैं h अपॉन में 2π। देखो ये फिर वही नहीं बन गया हमारा जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था। तो ये किसने बताया, ये एक्सप्लेन करके दिखाया था किसने, डी ब्रोगली ने, ठीक है। अगले सेकंड पार्ट देखो, ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट, ओके, एब्जॉर्ब ए फोटोन व्हिच एक्साइट इट टू द n इक्वल टू 4। मतलब इनिशियली कहाँ पर है, वो ग्राउंड स्टेट में है, मतलब n की वैल्यू 1 है ना, और वो कहाँ ले गया उसको, n2 हो गया बेटा 4 लेवल पे, यहाँ चला गया आपका ना। मतलब उसने कुछ एनर्जी अपनी जो है क्या करिए ली है उसने ना। एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, आपको न्यू निकालना है बेटा। तो न्यू तभी निकल पाएगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा कि एनर्जी गैप कितना है। देखो n1 की वैल्यू आपको पता है माइनस का 13.6 होता है, जब कहाँ पर है, यदि इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में है तो। दूसरी बात n इक्वल टू 4 पे मैंने लिखवा रखा है आपको पीछे, n इक्वल टू 4 पे एनर्जी कितनी होती है बेटा, ये होती है माइनस का 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इनका एनर्जी गैप निकाल लीजिए, तो एनर्जी गैप क्या बन जाएगा आपका, जो भी आपका ये आया है 0.8 में से आप ग्राउंड स्टेट की माइनस कर दीजिए 13.6, तो ये आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपके पास, ठीक है, 12.8 आ जाएगा, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी गैप आ गया आपके पास। और एनर्जी का मतलब आपको पता ही है h इंटू न्यू होता है, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो सीधा यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लो बस, तो 12.8 डिवाइड बाई h, h की वैल्यू पुटअप करो आपके पास आंसर आ जाएगा। h की वैल्यू आपको पता ही है 6.67 या 6.63, 10 टू द पावर माइनस 34 डाल के आप न्यू निकाल सकते हैं। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी बेटा इस क्वेश्चन की, वो आनी चाहिए 3.1 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्स। ये मैं केवल आपको आंसर चेकिंग के पर्पज से दे रहा हूँ कि आप इजीली चेक कर सके, क्योंकि बेटा इतना समय नहीं होता कि मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन भी करके दिखाऊं आपके पास, ठीक है। इतना काम आप इजीली कर सकते हैं, केवल आप कंसेप्ट समझ लीजिए कि यूज कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है बच्चे, डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बेटा देखो इसका ये वाला पार्ट और एक
इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है वो मैंने पिछली वीडियो में सिखा रखा है, ठीक है बेटा। आगे पढ़ो। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इज बम्बार्ड ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल, ओके। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज आर। इस बार हमें आर की वैल्यू पता है केवल नॉर्मली, कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है उसको इसने रिप्रेजेंट किया है आर से, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, okay. What will be the distance of closest approach for an alpha particle of the double the kinetic energy? इस बार क्या बोल रहा है वो कि यदि काइनेटिक एनर्जी ये क्या कर दे, डबल कर दे। तो देखो आपको इनिशियली जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बेटा ये होता है के जेड इंटू ई स्क्वायर, यहाँ पे 2 होता है, नीचे आता है काइनेटिक एनर्जी। ये बेसिक फॉर्मूला होता है उसका, आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई के इंटू ई। ये काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास ना। तो इनिशियली पहली स्टेज देखी जाए तो आर हमारे पास क्या है, के जेड ई स्क्वायर, यहाँ 2 भी है, डिवाइड में है के। ये पहली इक्वेशन आ गई जो हमें गिवन है। अब क्या किया इसने, इसने क्या काम कर दिया, केवल काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया है बस। पूछ रहा है कि आर कितनी हो जाएगी, तो इस बार हम उसे मान लेते हैं कि वो आर डैश हो जाएगा। तो के तो चेंज नहीं हुआ बेटा, जेड भी चेंज नहीं, 2 सेम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम है, केवल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ट्वाइस ऑफ के हो गई। बस दोनों को डिवाइड मार दो, या सीधा आर डैश, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 के जेड ई स्क्वायर, यहाँ 2 भी है, डिवाइड में आ गया के, और ये वाली पुरानी वैल्यू है आपकी, तो आर डैश क्या आ गया 1/2 ऑफ आर। मतलब जो आपकी नई रेडियस आ जाएगी वो कितनी बन जाएगी, पहले वाली रेडियस की आधी हो जाएगी, ओके। आगे पूछा गया है राइट टू इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। देखो बेटा लिमिटेशन या फिर जो ड्रॉबैक वगैरह है वो वही है सेम जो मैंने पीछे पढ़ा रखी है, कि वो स्टेबिलिटी शो नहीं कर पाता, और जो है वो क्या नहीं करते, आपका हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम सीरीज को भी वो नहीं रिप्रेजेंट कर पाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है वो, तो उसकी एनर्जी कितनी है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। डिटरमाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। ये बेटा सेम क्वेश्चन है जो पिछले उसमें हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में ट्वाइस एम के ई वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे क्योंकि आपको एच की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पता ही है, काइनेटिक एनर्जी आपकी गिवन है, मतलब यही बेसिकली जो एनर्जी है उसे आप काइनेटिक एनर्जी पुट अप करेंगे तो आप इजिली लैम्डा निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, वही लैम्डा निकालना था। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 45। देखो बेटा ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट जो है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आने का चांस रहता है, ठीक है। स्टेट बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर डिफाइनिंग स्टेशनरी ऑर्बिट, ये वही सेम आ गया। हाउ डज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन, अभी पीछे मैंने किया था इसको एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये वाला पार्ट देखो, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाला, ये वाला हिस्सा था बेटा इसका आंसर, आपको ऐसे ही लिखना है टू द पॉइंट। देखो इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या लिखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द थ्री वेवलेंथ λ1 λ2 एंड λ3 फ्रॉम द एनर्जी लेवल्स डायग्राम शोन बिलो। आपके पास देखो बेटा यहाँ डायग्राम गिवन है, ये 3 एनर्जी लेवल्स गिवन है, इनको नाम दे रखा है ए बी सी। हमें एनर्जी नहीं पता इसकी कितनी है। यदि कोई ट्रांजेक्शन सी से बी में आ रहा है तो वो λ1 फोटोन्स, जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी, λ1 होगी। यदि सी से ए में आ रहा है तो λ3, और बेटा यदि बी से कहाँ पे आ रहा है, ए में आ रहा है, तो दिस विल बी λ2। तो आपको λ1 λ2 और λ3 के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है। आप देखो जब यहाँ से आपने पढ़ा होगा इसकी जो बोर्स का जो पोस्टुलेट होता है, फ्रीक्वेंसी कंडीशन जिसको बोलते हैं, वो क्या बोलता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जा रहा है तो वहाँ पे जो है एनर्जी जो गैप होता है, जैसे मान लो यहाँ से सी से बी में आ रहा है, तो बेटा सी से बी में आ रहा है तो ई सी माइनस ई बी जो होगा दिस विल बी एच सी बाई लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा क्या हो गया, λ1। देखो सी से जब बी में आया, देखो सी से बी में आया तो क्या है, λ1 वेवलेंथ है, तो यहाँ λ1 आ गया। जब वो बी से ए में आया तो यहाँ पे आ गया बेटा ई बी माइनस ई ए, वो कितना हो जाएगा, एच सी बाई λ2 आ गया, सेकेंड इक्वेशन। यदि वो सी से सीधा ए में आए तो यहाँ यहाँ बेटा क्या है, λ3 है, तो ये आ गया ई सी माइनस ई ए, दिस विल बी एच सी बाई λ3।
इन दोनों इक्वेशन को जोड़ के आप जो है इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करते क्या होगा बेटा, ईवी वाला पार्ट कट गया, यहाँ पे आ गया ई सी माइनस ई ए इज इक्वल टू एच सी कॉमन आ गया, 1/λ1 प्लस 1/λ2। देखो यहाँ पे भी ई सी माइनस ई है, ये भी ई सी माइनस ई है, तो इन दोनों पार्ट को, इसको और इसको कंपेयर कर दो, तो बेटा मेरे पास आ गया एच सी बाई λ3 इज इक्वल टू एच सी 1/λ1 प्लस 1/λ2। एच सी कैंसिल आउट हुआ, तो 1/λ3 इज इक्वल टू आ गया बच्चे 1/λ1 प्लस 1/λ2। तो एच λ3 की वैल्यू आ गई बेटा λ1 λ2 बाई λ1 प्लस λ2। बस ये रिलेशन पूछा गया था आपसे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 46। देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग बोर्स टोटल पोस्टुलेट derive the expression for the total energy of the electron in the secondary state of stationary state of hydrogen atom। देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 डेरिवेशन है बच्चे। एक तो मैंने पीछे कर चुका हूँ वेलोसिटी वाली, फर्स्ट वीडियो मैंने रेडियस की डेरिवेशन करके दिखाई थी। अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ एनर्जी की डेरिवेशन कैसे होती है। देखो वैसे तो मैंने एनर्जी की डेरिवेशन भी पिछली वीडियो में कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ बेटा। यहाँ पे देखो जो टोटल एनर्जी होती है, बेसिकली कोई इलेक्ट्रॉन जो है जब रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, और ये आर रेडियस में घूम रहा है वी स्पीड से, तो इसके पास बेसिक सी बात है काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है। आपको पता है बिना सेंटीमीटर फोर्स के तो कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं, तो बेटा जो सेंटीमीटर फोर्स होता है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, एम वी स्क्वायर बाई आर, वो कहाँ से मिलता है, के जेड इंटू ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जो कोलम्बिक फोर्स है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से मिलता है। आप यहाँ से आर कट करो, तो बेटा आपके पास एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। देखो एम वी स्क्वायर को यहाँ से उठा के इसमें पुटअप कर दो, तो पहली बात काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 1/2 के जेड ई स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर ए। दूसरी बात पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यहाँ बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ये होता है बच्चे के Q1 Q2 बाई आर, तो यहाँ पे उसे यूज कर दो के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर आ गया। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी। टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक है बेटा हमारे पास 1/2 के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर माइनस का के जेड ई स्क्वायर बाई आर। दिस विल बी माइनस का 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। थोड़ा सा और एक्सप्रेशन को बढ़ाना है तो आप आर की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो। आर की वैल्यू क्या होती है, शायद मेरे याद नहीं है, पिछली वीडियो में मैंने ड्राइव करके दिखाया था, 2 पाई एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4, 2 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये होती है बेटा इसकी वैल्यू। इसे यहाँ पे उठा के पुटअप करो, तो जो आपके पास आंसर आएगा दिस विल बी के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर होता है यहाँ पे, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे तो आपके पास जो टोटल एनर्जी है वो आ जाएगी। कौन सी वाली, इलेक्ट्रॉन्स की, जब वो इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है बच्चे, यूजिंग रेडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन एंड सीरीज एंड बाल्मर सीरीज। देखो फर्स्ट मेंबर का मतलब क्या है, फर्स्ट मेंबर का मतलब है बेसिकली आपको जो है, पहली बात लाइमन के बारे में पूछा गया है। तो लाइमन सीरीज की क्या होती है, n1 की वैल्यू बेटा 1 होती है और n2 की वैल्यू होती है 2 3 4 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो पहला मेंबर का मतलब है कि 2 से लेके जस्ट सिंपली 1 में पूछा गया है, बस कि जब वो 2 से कहाँ आ जाए, 1 में आ जाए, तो आप यहाँ से उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो 1/λ का फॉर्मूला लगा दो आप, तो 1/n1, n1 तो बेटा 1 हो गया, माइनस के साथ 1/n2, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4, सिंप्लीफाई करो आंसर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह पूछा है बाल्मर वाले में, तो बेटा बाल्मर में क्या हो जाएगा, बाल्मर में आप कर देंगे n1 की वैल्यू 2 होती है और n2 की वैल्यू ले लेंगे कितनी, 3, तो यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आ गया बेटा क्वेश्चन, इसका इजीली जो है सॉल्यूशन निकाल लीजिए। 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2 टू द 4 माइनस 1/9, यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा, यहाँ भी निकल जाएगा। 2014 में क्वेश्चन आया था बेटा ये वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 47, ये क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की आपको एनर्जी पता है। फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आपको ये बताना है कि कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाए, फर्स्ट एक्साइटेड में। देखो बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब आप जानते हैं कि n की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 हो जाए, और n इज इक्वल टू 1 पे एनर्जी कितनी है, माइनस का 13.6। तो यार देखो, n इज इक्वल टू 1 पे बेटा एनर्जी है माइनस का 13.6, और उसे जाना कहाँ है, n इज इक्वल टू 2 में, उसके पास एनर्जी कितनी होती है, माइनस का 3.4। तो आप दोनों का ट्रांजैक्शन निकाल दो बस केवल, तो दिस विल बी E2 माइनस E1। तो ये एनर्जी गैप आ जाए जितनी हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो E2 की वैल्यू बेटा माइनस का 30.4 माइनस का हो गया बच्चा 13.6, दिस विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इतनी एनर्जी हमें उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे क्या करेगा, वो सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, अपना फर्स्ट एक्साइटेड में पहुंच जाएगा। अगली बात, डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी एंड ऑर्बिटल रेडियस इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर वही बात, एक्साइटेड स्टेट का मतलब बेटा फर्स्ट वाले का n की वैल्यू 2 हो जाए ना। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। देखो काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है क्या होती है, माइनस ऑफ जितनी भी टोटल एनर्जी है उसकी ना उतनी होती है, और टोटल एनर्जी कितनी है उस वाले स्टेट में, माइनस का 3.4 है। तो बेटा ये कितनी हो जाएगी, प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड में जो एनर्जी रहेगी काइनेटिक वाली कितनी रहेगी, माइनस का 3.4 प्लस का 3.4 सॉरी। ठीक है, आगे पूछा रेडियस। आर का फॉर्मूला आपको गिवन हो बेटा, आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर होता है। ये एक बेसिक फॉर्मूला है और इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे, ये कई बार पेपर में टू द पॉइंट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आर नोट की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट रेडियस भी बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट रेडियस। एन की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी है, एन इक्वल टू 2, तो 2 2 जा बेटा 4, सीधा यहाँ मल्टीप्लाई करके आंसर आप इसलिए निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज दिस। देखो इनर मोस्ट का मतलब वही है ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ पे आपको रेडियस पता है ग्राउंड स्टेट की 5.3 10 की पावर माइनस 11 मीटर, या फिर वही जो मैंने पीछे लिखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 10 की पावर माइनस 10 होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कैलकुलेट द इट्स रेडियस इन n इक्वल टू 3। ये देखो बेटा सेम कंसेप्ट क्वेश्चन है, r इक्वल टू आर नोट एन स्क्वायर होता है, आर नोट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम, और n की वैल्यू कितनी है, 3 3 जा 9, 9 से मल्टीप्लाई करके आंसर आपका इजिली आ जाएगा। 9 3 जा 27, 9 5 45 2 47, 4.77 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, ये आपकी रेडियस आ गई। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -3.4। ओके, मतलब कि n इक्वल टू 2 पे आपको एनर्जी कितनी होती है, माइनस की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। देखो बेटा ये वाला सबसे पहला जो क्वेश्चन था मेरा, उसका 1 मार्क वाले में जो पहली वीडियो आई थी उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही था, सेम टू सेम। आपके पास टोटल एनर्जी गिवन है यहाँ पे माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी भी आपको चाहिए। आप साफ जानते हैं कि जो बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, दिस विल बी प्लस का 3.4। तो यहाँ पे ये कितना बन गया आपके पास, ये आ गया बेटा माइनस का 3 पॉइंट प्लस का 3.4। और पोटेंशियल क्या होती है, डबल होती है काइनेटिक की, जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है उसको डबल कर दो विद माइनस साइन, तो माइनस का 2 इंटू 3.4, दिस विल बी 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी पोटेंशियल आ गई। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 49, using Bohr's postulate obtain the expression for total energy of the electron in the stationary state of the hydrogen atom। देखो बेटा ये मैंने पीछे ड्राइव किया अभी कि टोटल एनर्जी के लिए पहले आप काइनेटिक निकालनी है, फिर पोटेंशियल निकालनी है, और फिर क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। Hence draw the energy level diagram showing how the line spectra correspond to the Balmer series occurs due to transition between energy levels। देखो ये भी वही डायग्राम जो मैंने पीछे बना के दिखाया था एनर्जी लेवल्स वाला, ऐसे इसमें आपको एन मैक्सिमम जो है n इक्वल टू 5 तक दिखाना है, क्योंकि आपका बालमर पूछा गया है तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 2 ना, क्योंकि बेस क्या है 2 है आपका, हायर ऑर्डर से 2 में आएंगे इलेक्ट्रॉन्स आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट फॉर द हाइड्रोजन एटम शो दैट टोटल एनर्जी ऑफ द एक्सप्रेशन इन द स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी
and potential energy where u is equal to -2k, hence reduce the expense for total energy in the nth। ये सेम बेटा डेरिवेशन है, आपको डिक्टो टू द पॉइंट डेरिवेशन करना है, वही एनर्जी वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 55। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, द इलेक्ट्रॉन इन द गिवन बोर्स ऑर्बिट हैज टोटल एनर्जी ऑफ माइनस का 1.5। देखो आपके पास टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता है कि माइनस का 1.5 कहाँ होता है बच्चे, एन इज इक्वल टू कितने पे होता है, 3 पे होता है ना, ठीक है। कैलकुलेट इस काइनेटिक एनर्जी, देखो बेटा ये तो सेम ही हो गया। काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, जो भी आपके टोटल है उसका माइनस साइन लगा दो, तो दिस विल बी प्लस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल क्या होती है, डबल होती है, अभी पीछे बताया था किसका, काइनेटिक का, विद माइनस साइन। तो ये माइनस का 2 इंटू ये हो गया बच्चा 1.5, दिस विल बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखो इसका, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, आपको लैम्बडा निकालना है। When this transition makes a transition to the ground state, अब क्या हो रहा है, अब वो माइनस का 1.5 से कहाँ जा रहा है बेटा, ये ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है, मतलब कि n की वैल्यू 1 पे जा रहा है, जहाँ पे n1 कितना हो जाएगा आपका 1। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि उसकी लैम्बडा कितना होगा। तो ये तो सीधा एस सी वाई लैम्बडा वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। एनर्जी गैप निकाल लो बस केवल एक बार की, कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो बेटा जो एनर्जी गैप आएगा इसका, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, वो कितना कहाँ जा रहा है, वो माइनस का 1.5 वाले से ग्राउंड पे जा रहा है। ग्राउंड में कितनी होती है 13.6, दिस विल बी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस सीधा यहाँ से एस सी बाई लैम्बडा लगा के, ये एनर्जी होती है और एनर्जी बच्चे हमारे पास आ गए 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको क्या चाहिए था, लैम्बडा चाहिए था, आप इजीली यहाँ से लैम्बडा निकाल लेंगे। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन में ई। एच की वैल्यू पता है बेटा, ई की वैल्यू पता है, और एनर्जी की वैल्यू आई गई है, सीधी वैल्यू कैलकुलेट करके आप लैम्बडा निकाल सकते हैं। तो बेटा जो लैम्बडा आएगा बच्चा आपका, वो आएगा 1025 एंगस्ट्रॉम, इसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। उसके बाद एटम के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए हैं। जिसने भी पहली वीडियो और दोनों वीडियो देख ली है, सेकंड और फर्स्ट, मैं कह सकता हूँ कि एटम से उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो कंसेप्ट हो, चाहे बच्चा वो जो पीवाईक्यू में आए हैं क्वेश्चन ना न्यूमेरिकल्स, वो भी हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूजिंग पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन एटम शो दैट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीज टू, देखो यहाँ पे रेडियस का डेरिवेशन करना है कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, एन स्क्वायर के। ये मैं करा चुका हूँ पहले ही। दूसरी बात, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ आपको बताना है कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली टू 1 अपॉन एन स्क्वायर होती है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखो बेटा मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूँ, आप उस चीज को याद रखना। कई बार क्या होता है कि सीधा ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना लास्ट में, ये एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ लेता है। देखो चार चीजें मैंने आपको बताई थी, इसमें चार डेरिवेशन है। एक है रेडियस वाला, तो बेटा जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होती है। दूसरी चीज, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन होती है। तीसरी चीज, जो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिस एक इलेक्ट्रॉन को जितना पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लग रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा एन क्यूब होता है। चौथी चीज कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर होता है। ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। और यहाँ जब भी आप एनर्जी का डराइव करते हैं ना बच्चे, तो यहाँ पे माइनस साइन आता है। और बेटा ये भी पूछा गया है कई बार कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइनस साइन। तो ये केवल क्या दिखाता है, बाउंडनेस, कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, न्यूक्लियस के साथ बाउंड हो रखा, अटैच है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा हुआ है। तो बेटा ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे कि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके वीडियो। ओके बाय बाय।